राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उस दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। सबसे पहले मैं अपना व्यू या ओपिनियन क्लियरली बता दूं। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बाजार की समस्या अभी भी नहीं खत्म हुई है। अगर ये युद्ध चलता रहा तो भारत के लिए परेशानी होगी, और मैं बार बार कह रहा हूं भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगी इस युद्ध से। तो अगर मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आप भारतीय हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास है, इवन अपर मिडिल क्लास है, आपको प्रे करना चाहिए कि ये युद्ध बंद हो जाए, वरना बहुत परेशानी होने वाली है। पहली बात तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है बाजार थोड़ा बाउंस दे दे, टेक्निकल बाउंस दे दे, क्योंकि बाजार ओवर सोल्ड है। बस बात खत्म, इतना ही कह रहा हूं। तीसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि ये मार्केट ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडर्स इस मार्केट में ट्रेड बिल्कुल ना करें। रीजन बीइंग दैट बाजार न्यूज से चलेगा, कोई एनालिसिस कहीं पे काम नहीं आएगी अगर आप शॉर्ट टर्म में बाजार को प्रिडिक्ट करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो में मैं बोलने क्या वाला हूं और किस तरह की वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो मात्र मेरी एनालिसिस, मेरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसको किसी भी रूप और प्रकार में ट्रेड रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बड़ी खबरों से। डोनाल्ड ट्रंप, एक तो यूएस ईरान का वॉर चल रहा है, और उस वॉर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फिर से, ईरान को बोला तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन में या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो वरना हम एकदम जहन्नुम बना देंगे। ऐसा बोला है उन्होंने, हेल बना देंगे। हर दिन धमकी देते हैं पर पता नहीं क्या है। अच्छा, इन धमकियों के बीच आपको अभी तक खबर मिल गई होगी कि यूएस का बेसिकली ईरान ने एक प्लेन, काफी एडवांस प्लेन है, मिसाइल मार के गिरा दिया। वो प्लेन क्रैश कर गया। अब वो प्लेन क्रैश कर गया तो वहां पे दो फाइटर, जो फाइटर पायलट थे वो फंस गए थे। उनमें से एक फंस गया था, एक तो बच गया था। फिर यूएस ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उसको बचा लिया। इसका मार्केट पे कोई प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है, बट पॉइंट ये है कि ये युद्ध बेसिकली अभी समाप्ति की ओर नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको डेटा बताऊंगा। चाहे आइए डेटा ही बता देते हैं, क्योंकि युद्ध अभी भी उतनी भयंकर तरह से चल रहा है जितना हम, मतलब पहले जितना भयंकर चल रहा था उतना ही चल रहा है। कोई भी इंटेंसिटी में कमी नहीं आई है। हमें मतलब नहीं है युद्ध में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें मतलब है क्रूड नीचे जाना चाहिए। क्या क्रूड नीचे जा रहा है क्या? नहीं। अगर हम ब्रेंट क्रूड की तरफ देखें तो $110 की तरफ बढ़ रहा है। करेंटली $109 हो चुका है रीसेंट डेटा के हिसाब से, और इसमें एक भारी भरकम जंप देखने को मिली थी लगभग 2 तारीख को। बेसिकली 109 110 का ब्रेंट क्रूड बहुत ही ज्यादा है, ये बहुत ही खराब है मार्केट के लिए। दूसरी तरफ अगर आप डॉलर इंडेक्स की देखें तो डॉलर इंडेक्स भी नीचे नहीं गिर रहा है, स्टेबल है। लेकिन आप कहेंगे कि एक अच्छी चीज हुई है भारत में, वो है रुपए मजबूत हुआ है। अगर आप इसी के साथ यूएसडी आईएनआर देखेंगे तो रुपए काफी ज्यादा मजबूत हुआ है, जो कि न्यूज वाले या हर व्यक्ति, इवन अगर आप मेरा पुराना एनालिसिस देखेंगे तो मैं आपसे कहता था रुपए मजबूत होना पॉजिटिव है। या तो क्रूड नीचे जाए और उसके साथ रुपए मजबूत हो। तो यहाँ पे तो क्रूड ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी रुपए मजबूत हो रहा है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये जो रुपए मजबूती हो रही है ये बाजार के लिए बहुत ज्यादा अच्छा या पॉजिटिव संकेत नहीं है। ये न्यूज वाले छापेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छी वजह से रुपए मजबूत हो रहा है, लेकिन ये अच्छी वजहों से नहीं हो रहा है। आप कहोगे यार कैसी बातें करते हो, पहले तो तुम कहते थे रुपए की मजबूती अच्छा रहेगा बाजार के लिए, अब जब मजबूत हो रहा है तो कह रहे हो नहीं अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि देखिए, रुपए अगर नेचुरल कारणों से, इकोनॉमिक कारणों से मजबूत होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन इतनी ज्यादा मजबूती, लगभग ₹95 के आसपास का आपने लो बनाया और अब आप 92.67 के आसपास हो, यानी लगभग ₹2.5 के आसपास की मजबूती आपने एक हफ्ते के अंदर दे दी। सुनने में ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये मजबूत अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक कारणों से, या वॉर कम होने के कारणों से, या क्रूड की सप्लाई नॉर्मलाइज होने के कारणों से मजबूत नहीं हो रहा है। ये डॉलर कमजोर हो रहा है, रुपए मजबूत हो रहा है मात्र एक कारण से कि आरबीआई इसको मजबूत करना चाह रही है। आपने देखा आरबीआई ने किस तरह के निर्णय लिए। आरबीआई ने निर्णय लिया कि जो बैंक्स की फोरेक्स मार्केट में पोजीशन है उन पे कैपिंग लगा दी, $100 मिलियन के आसपास की कैपिंग लगा दी।
उसके बाद जो डॉलर में ट्रेड होता है उस पे रोक लगाने की तरफ उसने निर्णय लिया, जिसकी चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तीसरी बात है, रुपए को मजबूत करने के लिए उसने लगभग, जहां तक मेरे पास डेटा था, लगभग $30 बिलियन बेच दिए थे, यानी डॉलर को बेच दिया था। जैसे डॉलर को बेचोगे और रुपए को खरीदोगे तो रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। जो बैंक्स पे कैपिंग की है तो बैंक्स को अपनी पोजीशन काटनी पड़ी, पोजीशन काटनी पड़ी मतलब डॉलर बेचना पड़ा, रुपए खरीदना पड़ा। यानी कुल मिला के सारे आरबीआई के एक्शन से एक चीज हुआ कि उनको डॉलर बेचना पड़ा। जैसे ही आप डॉलर बेचेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी भारतीय मार्केट में डॉलर की, और डॉलर कमजोर हो जाएगा। डॉलर कमजोर हो जाएगा तो रुपए डॉलर का, क्योंकि हम करेंसी पेयर देख रहे हैं, तो रुपए मजबूत हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है एक हफ्ते में रुपए मजबूत हुआ है। लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल कारणों से, नॉर्मल इकोनॉमिक कारणों से मजबूत नहीं हुआ है, ये सिर्फ हेडलाइन, न्यूज हेडलाइन में अच्छा दिखेगा, असली में अच्छा नहीं है। क्योंकि इस रुपए को मजबूत करने के लिए आरबीआई को अपने फॉरेक्स रिजर्व बेचने पड़े। फॉरेक्स रिजर्व का इस समय कम होना भारत के लिए बहुत निगेटिव है, क्योंकि क्रूड अब पहले जैसे 60 और $70 पे उपलब्ध नहीं है, अब क्रूड $100 पे उपलब्ध है। आप कहेंगे तो क्रूड से क्या दिक्कत है? हम एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, यानी दूसरे देशों से हमें ऑयल खरीदना पड़ता है। ऑयल खरीदने के लिए हमें डॉलर करेंसी का यूज करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ रुपए मजबूत करने के लिए डॉलर बेचेंगे और हमें डॉलर की जरूरत है क्रूड खरीदने के लिए, तो आप समझिएगा हमारी सरकार ट्रेड डेफिसिट में चलती है, फिस्कल डेफिसिट में चलती है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जितना कमाती नहीं है उससे ज्यादा खर्चा करती है। जब खर्चा करती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा तेल खरीदने में जाता है। अब अगर आप डॉलर बेच के अपना फॉरेक्स रिजर्व नीचे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कल को आपको जो आपका डेफिसिट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। डेफिसिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बाहर के देशों से कर्जा लेना पड़ेगा, डॉलर का लोन लेना पड़ेगा, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगी, जो ज्यादा सही शब्द है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। आप कहेंगे यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये मुश्किल। इजी चीज समझाता हूं और डेटा से समझाता हूं। अभी तक तो कहानी है और आप कहोगे यार ये कहानी सुना रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब है, डेटा से देखेगा, मेरे मत मानिए। रुपए मजबूत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रुपए की मजबूती के साथ इंडिया की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यानी सरकार जिस रेट पे कर्जा लेती है, उसको आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ी है। मतलब ये ऐतिहासिक रूप में बहुत ज्यादा बड़ी जंप है हमारे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की। ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की जंप दर्शाता है कि भारत सरकार को 10 साल के लिए कर्जा लेने के लिए कितना इंटरेस्ट रेट चुकाना होगा रुपए के टर्म्स में। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी जंप है, इसका मतलब है कि भारत में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। इसका मतलब है कि बाजार मान के चल रहा है कि भारत का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और ये अर्थव्यवस्था के लिए लॉन्ग टर्म में खराब है। इसका मतलब कुल मिला के ये है कि रुपए इवन दो मजबूत हो रहा है, क्योंकि ये नेचुरल कारणों से मजबूत नहीं हो रहा है, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, और बॉन्ड यील्ड ऐतिहासिक रूप में बढ़ी है। न्यूज वाले सिर्फ एक चीज दिखाएंगे कि रुपए मजबूत हो रहा है, न्यूज वाले ये नहीं बताएंगे रुपए मजबूती के साथ बॉन्ड यील्ड में इस तरह की जंप हमें पहले पता नहीं कब देखने को मिली। 2.5% पता नहीं कब बॉन्ड डील भागा, ये खराब है। इसका मतलब है रुपए का मजबूत होना, बॉन्ड डील का बढ़ना एक दूसरे को काट पीट के बराबर कर देते हैं। तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, मैं कहता हूं प्रॉब्लम है। मतलब कुछ कुछ अच्छी बात नहीं है। इसीलिए रुपए का मजबूत होना, जो मैं कहता था बहुत अच्छी बात है, उसको इतना अच्छी बात नहीं मान रहा हूं, क्योंकि इंडिया की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, ये समस्या है। तो उसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल कर दीजिए तो बचा क्या? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी भी 110 के लेवल के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है। $100 के नीचे भी नहीं गया ब्रेंट क्रूड। तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम चलती रहेगी। बात यह है, इस प्रॉब्लम के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स पर, मतलब डोनाल्ड ट्रंप गजब आदमी है। एक तो वॉर लड़ रहा है ईरान में, उससे उसे संतुष्टि नहीं है। वो बंदा टेरिफ वॉर भी चला रहा है, ईरान के साथ वॉर भी चला रहा है, टेरिफ वॉर भी चला रहा है। मतलब गजब बंदा है। उसने जो पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उस पर 100% टेरिफ की बात कही है। उसमें कंडीशन लगाई है कि इन टेरिफ से बचना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। भारत का फार्मा मार्केट उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। रीजन बीइंग दैट कि जेनेरिक फार्मा की बात नहीं की है, पेटेंटेड फार्मा की बात की है। बट इवन दो, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट,
ये मार्केट सेंटिमेंट खराब करने के लिए इनफ न्यूज है। एक तरफ तुम युद्ध लड़ रहे हो, दूसरी तरफ तुम टेरिफ वॉर और ज्यादा बढ़ा रहे हो। मतलब क्या चाहते हो भैया? पूरा दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद कर देना चाहते हो क्या डोनाल्ड ट्रम्प? पता नहीं क्या चाहते हैं, बट ओवरऑल कहीं से भी बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट नहीं है। टेक्निकल देखेंगे तो जो मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट टर्म में एक बाउंस आ सकता है, उसका रीजन बस ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे मार्केट ओवर सोल्ड है, RSI 30 के नीचे है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो आखिरी बार कोविड के टाइम हुई थी। तो इसका मतलब है यहां से एक टेक्निकल बाउंस तो बनती है। इसका मतलब ये भी समझिए, जब तक अब बाजार 21,700 को तोड़कर उसके नीचे नहीं चला जाता, तब तक बाजार में एक बाउंस आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। समझिए, मोटे मोटे तौर पर पॉजिटिव होने के लिए आपको मिनिमम 23,500 के ऊपर जाना है। समझ लीजिए, पॉजिटिव होने के लिए आपको 23,500 इस स्तर के ऊपर जाना है, और निगेटिव होने के लिए आपको 21,700 के नीचे जाना है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये 1,000 पॉइंट की रेंज में ओवरसोल्ड ओवरबॉट के रीजन पर बाजार न्यूज के बेसिस पर ऊपर नीचे करता रहेगा, और ट्रेडर्स बेचारे फंसते रहेंगे क्योंकि खबरों की बात आ जाएगी। ऑप्शन चेन की ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतनी बात करेंगे 23,000 पे अच्छी रेजिस्टेंस है और बड़ी सपोर्ट 22,000 पर है, यानी काफी नीचे है। और कोई बात करने लायक नहीं है। पुट कॉल रेशियो 1.1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी हाई है, 25 के स्तर के ऊपर है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी हाई है, तो सावधान रहिए, थोड़ा सा देख के चलिए। फाइनल बात, एफ आई आई डी आई डेटा में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। एफआईआई ने कैश मार्केट में फिर से 9,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कर दी है। लगभग लगभग 10,000 करोड़ कैश मार्केट में बेचा है। मैं सवाल पूछता हूं, कहां जाएंगे? यहीं आएंगे। कहां गए? क्यों नहीं आए? एनीवेज, डीआईआई ने 7,000 करोड़ की खरीदारी की है, बहुत अच्छी बात है। एफआईआई की तरफ से एक अच्छी बात है कि कैश मार्केट में इवन दो आपको निगेटिविटी नजर आ रही है, ऑप्शंस के पोजीशन में उन्होंने थोड़ी नरमी बरती है, ऑप्शंस में शॉर्ट नहीं किया है, यानी वो भी मान के चला एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है। प्रोप्राइटरी ट्रेडर जो कि बहुत इंटेलिजेंट ट्रेडर होते हैं, उनके द्वारा भी ऑप्शंस में पॉजिटिव पोजीशन बनाई है, यानी शॉर्ट टर्म में वो भी मान के चल रहे हैं कि एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है। मतलब कुल मिला के वो सारे लोग, सारे बड़े ट्रेडर लॉन्ग टर्म में निगेटिव है, बट क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है तो शॉर्ट टर्म में एक टेक्निकल बाउंस के लिए वो अपनी ऑप्शन पोजीशन में मंदी नहीं कर रहे हैं, ताकि ऑप्शंस में लॉस ना हो। क्लियर है? सारी चीजों की चर्चा कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अर्पित पाठक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।